नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के पार्ट 3 में हम लोग एंटर कर चुके हैं और अभी तक हमने देखा था कि सिटीजनशिप को एक्वायर करना और सिटीजनशिप को लूज करना उसके क्या प्रोविजंस हैं। उससे पहले हमने ये देखा था कि ये सारी की सारी पावर्स पार्लियामेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने रख दी थी थ्रू आर्टिकल 11। तो जो सिटीजनशिप एक्ट्स थे उसके बारे में हमने देख लिया। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, जो अमेंडमेंट्स रहे सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, और ये उनके लिए रहे जो लोग फॉरेन में रह रहे हैं, इंडियंस, मींस दे आर लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल बट दे आर इंडियंस। तो उनके लिए ये डेवलपमेंट सबसे ज्यादा प्राइमरी थे। तो इसी को धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे और एक एक करके हम लोग एनालाइज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग ये भी जानेंगे कि एनआरआईज कौन होते हैं, हु आर एनआरआईज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, डेवलपमेंट किस प्रकार से हुई, डेवलपमेंट किस तरीके से हुई। तो यहाँ पे आपका पीआईओ वर्सेस ओसीआई। पीआईओ कौन है, ओसीआई कौन है, ये क्या इनका आउटकम है और कैसे इनको डिफाइन किया गया हमारे सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको जरा हम लोग देखेंगे। तो पीआईओ होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड ओसीआई है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। आइए जरा देखते हैं ये क्या है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एमएचए स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए या फिर एमओएचए भी कई जगह लिखा जाता है, स्कीम 2022 की। अब इसको डी ऑपरेशनल कर दिया गया है। ये कहने का मतलब है ये वॉज ज्यादा बेटर रहेगा इसके साथ, यानी कि इट वॉज अ स्कीम ऑफ एमएचए ऑफ 2002। और इसको डिस्कार्ड डी ऑपरेशनल क्यों किया गया ये भी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग जरा पीआईओ के बारे में ही जान ले। पीआईओ को डिफाइन कैसे किया गया, एनी पर्सन हु एट एनी टाइम हैज हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट। तो आइए जरा हम लोग सलमान रश्दी के रिस्पेक्ट में इसको देखते हैं। तो सलमान रश्दी ये एक इंडियन सिटीजन थे, ये इनके पास इंडियन पासपोर्ट था। इन्होंने ड्यू टू हिज कंट्रोवर्शियल बुक द सैटनिक वर्सेस, ही वाज गेटिंग थ्रेट्स फ्रॉम सम स्पेसिफिक कम्युनिटी, और इन्होंने इंडिया में सेफ फील नहीं किया। देन ही सीक्ड हेवन टू सेफ हेवन टू ब्रिटिश, और इन्होंने कहा कि ब्रिटिश से कि हमें इंग्लैंड में जाके इन्होंने वहां की सिटीजनशिप ले ली और इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया, उसको अपने आप घोषित कर दिया कि आई एम नॉट एन इंडियन सिटीजन। बहरहाल इनको बाद में नाइटहुड की भी उपाधि मिली, तो नाउ ही इज सर सलमान रश्दी। तो खैर, ये अगर चाहें तो ये भी पीआईओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल से आप समझ पाएंगे कि पीआईओ एक्चुअली में है क्या। तो कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जिसने कभी किसी समय इंडियन पासपोर्ट जिसके पास रहा हो, वो इस कैटेगरी में आएगा। दूसरा है, ही इज आइदर हिज पेरेंट्स, या तो वो या उसके पिता, माता, दादा दादी, या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब उनके भी पूर्वज का भारत में जन्म हुआ हो और परमानेंटली वो भारत के रेजिडेंट्स रहे हों, वो लोग भी, लेकिन अब बाहर चले गए, तो वो लोग भी इस पीआईओ के लिए एप्लीकेबल थे। अच्छा, इसमें कुछ कंट्रीज थी, जैसे अगर हम लोग बात करें अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और उसके अलावा अगर देखें तो भूटान हुआ, मतलब हमारे प्रेमाइसेस वाली कंट्रीज, हमारी जो जस्ट नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना हुए, एंड नेपाल, और उसके अलावा पाकिस्तान ऑफ कोर्स, एंड श्रीलंका। ये लोग इनएलिजिबल थे, यानी कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ पे माइग्रेट होके गए और वहीं रह रहे हैं, तो वो लोग पीआईओ नहीं कहलाएंगे। वो लोग इसके लिए, कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, इस स्कीम में वो लोग अपनी जगह नहीं पा सकते थे। तो ये पीआईओ की स्कीम थी। अच्छा, ये लोग कौन है, ये इनको क्या प्रोविजन दिया गया, ये लोग इंडिया विजिट कर सकते हैं 15 साल तक बिना वीजा के। बिना वीजा के आराम से दे कैन विजिट इंडिया फॉर 15 ईयर्स, 15 साल तक आराम से बिना वीजा के विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा 6 महीने तक अगर ये रुकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ से शॉर्ट अगर इनका स्टे है,
अगर इनका स्टे लेस देन 6 मंथ्स है, 6 महीने से कम है, तो फिर इनको एफ आर आर ओ मतलब फॉरेन रीजनल एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस, यहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। अगर 6 महीने से ज्यादा का स्टे है तो इन्हें जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पुलिस थाने में भी जाके नियरेस्ट रिपोर्ट अपनी दर्ज करानी पड़ेगी। तो ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर 6 महीने से अगर कोई फॉरेनर फॉर एग्जांपल भारत में आता है तो उसको फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लेकिन पीआईओ को ये छूट थी कि अगर इनका स्टे इंडिया में 6 महीने से कम है तो फिर ये लोग आराम से बिना किसी दिक्कत के एफआरआरओ को बिना रिपोर्ट किए भी अपना काम चला सकते हैं इंडिया में, मतलब दे कैन स्टे, और 15 साल तक बिना वीजा के ये लोग इंडिया विजिट कर सकते हैं। तो ये पीआईओ स्कीम थी। नेक्स्ट है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये स्कीम जो है ये 2005 से शुरू की गई, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नहीं थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्कीम थी। सो दिस केम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और इसे 2005 में शुरू किया गया, और ये सिटीजनशिप का अमेंडमेंट ही है एक तरीके से, और सिटीजनशिप एक्ट के अंडर इसको बनाया गया। बहरहाल इसमें जब आप देखें तो इसके अनुसार किस तरीके से हम लोग एक ओसीआई को डिफाइन करेंगे। एक ऐसा फॉरेन नेशनल जो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, यानी 26/1/1950, 26 जनवरी 1950, उस समय वो भारत के सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल थे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था हम देख चुके हैं कि भारत में जन्म होना चाहिए था उस समय, अनपार्टीशन भारत, या आर्टिकल 5, 6, 7, 8 उस पूरे में समझाया गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ शुरुआत लागू हुआ जब हमारा संविधान, तो उस समय सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जा सकती थी, उस पर सेपरेट एक लेक्चर मैंने ले रखा है, और पार्ट 1 के नाम से है वो सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11 देखिएगा जरूर। तो उसके बाद में हुआ ये कि अब ये लोग अगर उस समय रहते तो वो लोग एलिजिबल होते, या फिर उस समय के बाद में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया लेने के लिए एलिजिबल हैं तो वो लोग ओसीआई के अंडर में कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, ओसीआई के अंडर में वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ ऐसा फॉरेन नेशनल जो भारत का नागरिक बनने के लिए एलिजिबल था या है वो अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, पेरेंट्स, एंसेस्ट्री, ग्रैंडफादर्स, फादर्स, ये किन के लिए था, ये उनके लिए था जो कि भारत से बाहर जाके बस चुके थे। तो यहां पे आप देख रहे हैं एक ओवरलैप है, यहां पे देख रहे हैं आप एक ओवरलैप है, और फायदे किसमें ज्यादा कम थे वो भी देख लेते हैं। यहां पे एक ओवरलैप है क्योंकि आप सोचिए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जाके लेट अस से फॉर एग्जांपल सिंगापुर में बस गए, तो सिंगापुर में बस गए तो 26/1/1950 के समय जब भारत आजाद हुआ तो वो लोग एलिजिबल तो थे लेकिन बाहर जाके बस गए, तो ओसीआई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पीआईओ स्कीम क्या कहती है, पीआईओ स्कीम कहती है कि जिनके पेरेंट्स यहाँ पे बॉर्न हुए हो। तो यहाँ पे एक ओवरलैप दिखा, और ये भी देखेंगे हम लोग कि कौन सा इसमें से बेटर था, है ना, कौन सी स्कीम इसमें बेटर रही वो भी देखेंगे। इनको क्या प्रोविजन था कि ये लोग इंडिया विजिट कर सकते हैं विदाउट वीजा पूरे जिंदगी भर। यहां पे क्या था, 15 साल के लिए, यहां है जिंदगी भर, फॉर लाइफ। तो दे कुड विजिट इंडिया विदाउट वीजा फॉर लाइफ, जीवन पर्यंत ये लोग भारत में आ सकते हैं बिना वीजा के। अगर किसी के पास ओसीआई कार्ड है तो वो बिना वीजा के आराम से यहाँ पे भारत में एंट्री ले सकता है, बिना किसी दिक्कत के, वीजा के स्टे कर सकता है। उसके अलावा अगर इनका स्टे 6 महीने से ज्यादा हुआ तो भी इन्हें एफआरआरओ में जाके अपना रजिस्ट्रेशन बार बार रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। ये लोग फॉर लाइफ एक तो विजिट कर सकते हैं, दूसरा जितना मन चाहे स्टे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा दिए जा रहे हैं, इस जगह आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं।
तो इसीलिए लोग इसमें रजिस्टर कराएंगे और ओवरलैप भी है, तो बाद में चल के इसको डी ऑपरेशनल इसीलिए किया गया। तो ये एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों डी ऑपरेशनल हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। तो ये रीजन एक बहुत बड़ा दिखता है, ओवरलैपिंग थी। उसके अलावा बेनिफिट्स यहां थे तो लोग ऑब्वियसली ओसीआई को ही प्रेफर करेंगे। इसमें यह था कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पीपल वर नॉट एलिजिबल। वो सिटीजन जो कि वो लोग जो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में जाके बसे वो एलिजिबल नहीं है। इसका पीछे का क्या कारण? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में हमारे सीरीज में, तो आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 समझाया था। उसमें यह था जो लोग जाके पाकिस्तान, उस समय के पाकिस्तान में चले गए थे इंडिया में, लेकिन भारत में वापस आए तो उनको सिटीजनशिप मिल गई 19 जुलाई 1948 से पहले, तो ऑटोमेटिकली दे दी गई। उसके बाद में फिर उनको एक परमिट रजिस्टर कराना पड़ा था। बट जो जाके बस गए ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान अभी का बांग्लादेश, तो वो लोग जो जाके वहां पे बस गए पाकिस्तान में, उस समय के देन अनडिवाइडेड पाकिस्तान में, तो उनके लिए तो सिटीजनशिप वाली एलिजिबिलिटी उसी समय खत्म हो गई। इसीलिए पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पीपल आर नॉट एलिजिबल। ये आपको थोड़ा सा लॉजिक समझना चाहिए। अच्छा, तो यहां तक कहानी समझ में आ गई कि इसे खैर 2015 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। अभी हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन जरा ये बात समझिए कि हम लोग जो फॉरेन नेशनल्स हैं, मतलब फॉरेन इंडियन ओरिजिन से या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियंस हैं, उन लोगों को इतने बेनिफिट्स दे क्यों रहे हैं? उन लोगों के लिए ये सब हम लोग कर क्यों रहे हैं? स्पेशलिटी क्यों दिखा रहे हैं? क्यों किसी और फॉरेन, मान लीजिए कोई रशियन नेशनल है, तो रशियन नेशनल यानी कि जो रशिया का ओरिजिनल पर्सन है वो इंडिया विजिट करता है, तो उसके लिए ये फीचर्स नहीं है, उसके लिए ये सब चीजें नहीं है। अगर वो है, आया है, वीजा लेके आएगा, वीजा उसके विजिट के लिए चाहिए, उसको एफआरआरओ जाके या पुलिस थाने जाके उसको रिपोर्ट अपना करना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को क्यों? क्योंकि जो फॉरेन में बस गए इंडियंस हैं उन्हें हम डायास्पोरा कहते हैं। पहली चीज क्या कहते हैं? डायास्पोरा। अब ये डायास्पोरा वो लोग हैं जिनका इंडियन कनेक्शन है, ये वो लोग हैं जिनका इंडियन कनेक्शन है, और ये लोग भारत को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स दिलाते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। देखिए, जैसे मैं डायरेक्टली का एक एग्जांपल दूं, संत सिंह चटवाल। तो संत सिंह चटवाल ये वो व्यक्ति हैं, मैनी पीपल क्लेम, बाद में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया। तो पद्मश्री संत सिंह चटवाल ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की न्यूक्लियर डील फाइनल कराने में बहुत हेल्प की। इनके रिलेशन बहुत अच्छे थे हिलरी क्लिंटन एंड बिल क्लिंटन इन लोगों से, और ये वहीं के हैं, यूएस में जाके बस गए। सो ही हैड एन इंडियन कनेक्शन, और वो एक डायास्पोरा हैं, और इन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर डील कराने में बहुत अच्छा पुश दिया था। बाद में इनको पद्मश्री भी मिला गया। सो नाउ ही इज पद्मश्री संत सिंह चटवाल। तो ये लोग क्या एक प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं, वहां की गवर्नमेंट्स के साथ में इंडियन गवर्नमेंट का अच्छा रिलेशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो एक तरीके से वहां पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मान लीजिए कोई डील होनी है, तो ये लोग प्रेशर ग्रुप्स बना सकते हैं, और अगर हायर ऑफिशियल रैंकिंग में है, अच्छे रिलेशंस हैं इनके साथ, इनके गवर्नमेंट के साथ में, तब तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है, जैसा हमने न्यूक्लियर डील में देखा। तो ऑब्वियसली इनको बेनिफिट्स देना जरूरी है। इकोनॉमी में आप देखेंगे जब हम लोग करेंगे तो रेमिटेंसेस आते हैं इनके थ्रू। तो रेमिटेंसेस एक्चुअली आके पैसा बाहर से आता है, उसी को रेमिटेंसेस कह रहे हैं। तो ये अपनी ही इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करता है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये हमारे लिए इतने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो हम भी इनको बदले में कुछ स्पेशल प्रोविजंस दें। तो यही वो स्पेशल प्रोविजंस है, और इसीलिए इनको दिया जाना जरूरी है। इस डायस्पोरिक कम्युनिटी को स्पेशल बेनिफिट्स इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस है फॉरेन सॉइल में, इस वजह से। नाउ अब वापस आते हैं पीआईओ वर्सेस ओसीआई के ऊपर। तो देखा गया कि यार पीआईओ में उतना बेनिफिट्स नहीं है, ओसीआई में है, और लोग ओसीआई को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। तो छोड़ो, पीआईओ स्कीम को खत्म करो, और दोनों को फिर एक्चुअली मर्ज कर भी दिया गया
इन द ईयर 2015। तो 2015 के अंदर 2015 में OCI एंड PIO मर्ज कर दिया गया, और मर्ज करने के बाद में फिर जो आया OCI कार्ड होल्डर स्कीम। अभी जो नाम है OCI कार्ड होल्डर स्कीम है। अच्छा, इसका नाम OCI से OCI कार्ड होल्डर क्यों बना, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है और सही भी बात है। जैसे सुनने में थोड़ा सा ये लगता है कि OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो क्या भारत अब डुअल सिटीजनशिप प्रैक्टिस कर रहा है? सुनने में तो ऐसा ही लगता है। ये कहीं ना कहीं ये फीलिंग देता है कि इज इंडिया प्रैक्टिसिंग डुअल सिटीजनशिप, क्योंकि ओवरसीज बाहर जो रह रहे सिटीजन हैं ऑफ इंडिया, तो इसीलिए इसीलिए इसका नाम चेंज किया गया OCI कार्ड होल्डर स्कीम के अंदर। और OCI कार्ड होल्डर स्कीम के अंदर जो पिछले वाले OCI स्कीम थी, उसके जो बेनिफिट्स थे वो तो चल ही रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई OCI कार्ड होल्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, इनको ये राइट्स नहीं है कि ये भारत में आके और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सके, वोटिंग कर सके, इन लोगों को ये बिल्कुल भी OCI कार्ड होल्डर्स को बिल्कुल भी ये अनुमति नहीं है। ये भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन इनके पास OCI कार्ड है। अब उस OCI कार्ड के तहत कुछ इनको बेनिफिट्स हैं जो हमने यहां पे देख लिए। इस चीज को क्लियर कर लीजिए, तभी हम NRI को समझ पाएंगे। अब OCI कार्ड होल्डर स्कीम के अंदर इनको जो बेनिफिट्स मिले वो मिले। मान लीजिए कोई व्यक्ति आके कहता है कि नहीं, मुझे भारत का नागरिक बनना है, तो PIO स्कीम में क्या था कि अगर कोई PIO कार्ड होल्डर है तो उसको 7 साल के लिए भारत में रह के फिर रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता था, वो बाय रजिस्ट्रेशन ये काम हो सकता था। मैंने बोला था कि जब हम लोग OCI और PIO पढ़ेंगे तब देखेंगे कि क्या प्रोविजंस है और रजिस्ट्रेशन स्कीम के। तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू 7 साल का प्रावधान था कि आप भारत में 7 साल रहिए और 7 साल रहने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, और इसमें वही ड्यूरेशन था 5 साल का। तो ऑब्वियसली लोग इसी को प्रेफर करेंगे ना। तो फिर अब ये तो हो गई डी ऑपरेशनल यार PIO, तो बची कौन सी, OCI। और अब जो लॉ है वो इसी का जो आपकी प्रोविजन है वही प्रिवेल कर रहा है, और जो कहता है कि अगर कोई OCI कार्ड होल्डर भारत का नागरिक नहीं है, OCI कार्ड होल्डर अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है, सिटीजनशिप यहाँ की लेना चाहता है, तो उसको और कुछ नहीं करना, उसको सिंपली 5 साल तक भारत में स्टे करना है और अप्लाई कर देना है किसके लिए, फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो सिटीजनशिप अक्वायर कर सकता है, लेकिन ड्यूरेशन जो नेचुरलाइजेशन में था 14 साल का, वो कम होके अब सिर्फ और सिर्फ 5 साल का यहाँ पे है। अब एक आप लोगों ने बहुत सुना होगा NRI, और मूवीज में तो खासकर आप सुनते हैं कनेडा, है ना। तो पंजाब में तो काफी प्रचलन भी है, NRI बहुत वहां पे इज्जत भी मिलती है। अब ये NRI है कौन, ये भी जान लेना जरूरी है, और ये OCI कार्ड होल्डर से अलग कैसे है। तो देखिए, पहले जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसका स्टे भारत में 182 दिन से कम है। ये सुनिए ध्यान से, NRI का मतलब ये है कि वो रेजिडेंट इंडिया का ही है, सिटीजन इंडिया का ही है, वोटिंग भी कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब्स में पार्टिसिपेट भी कर सकता है, लेकिन उसका स्टे भारत में 182 दिन से कम है। उसका स्टे जो है, उसका जो रुकना है भारत में, उसका रुकता है वो 182 दिन से कम रुकता है। सो अ पर्सन हुज स्टे इन इंडिया इज लेस देन 182 डेज। पहले ये था कि है वो भारत का नागरिक, लेकिन कुछ काम है उसके बाहर, बिजनेसेस फैले हुए हैं जिसकी वजह से वो भारत में 182 दिन से कम रह पा रहा है, उसे NRI करार दिया जाएगा। ठीक, वो NRI कहलाएगा। यही मेन डिफरेंस है NRI और OCI में। OCI सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, इतना समझ लीजिए, NRI सिटीजन ऑफ इंडिया है, बट वो रहते बाहर ज्यादा है, ये था। लेकिन ये देखा गया कि कई लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी को
ऑब्वियसली आप ये समझिए कि अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं तो ये डेफिनेट सी बात है, ये माना जाएगा कि आपके जो काम है, आपका जो बिजनेस है, वो आपकी जो अर्निंग है वो इंडिया से जनरेट नहीं हो रही। तो दैट इज वाई कई लोग क्या करते थे कि अपनी टैक्स लायबिलिटी को बचाने के लिए अपना स्टे इस तरीके से मैनेज करते थे कि वो इस कैटेगरी में आ जाते थे और एनआरआई बेनिफिट्स को वो ले लेते थे। अब क्या किया गया, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इस डेफिनेशन को बदल दिया गया और इनकम टैक्स ऑफ इंडिया की ही हमारे पास में डेफिनेशन है, जो कि कहती है, टैक्स पर्पसेस के लिए किया गया, कि वो व्यक्ति जिसका भारत में स्टे 120 दिन से कम है, अब वो 182 के ड्यूरेशन को घटा के 120 कर दिया गया, और भारत से, देखिए टैक्सेबल इनकम का मतलब है टैक्सेबल जिस पे टैक्स लगाया जा सके। तो टैक्स किस पे लगाएंगे, बाहर जो अर्निंग जनरेट हो रही है उस पे तो यूएसए टैक्स लगा, मान लीजिए यूएसए में है तो यूएसए में रह रहा है वो व्यक्ति, वहां से इनकम जो जनरेट कर रहा है उस पे यूएसए का टैक्स लगेगा। यहां जो इनकम जनरेट हो रही है उसमें यहाँ का, ऐसा थोड़ी है कि हाँ वहां भी टैक्स देगा यूएसए वाला और उस इनकम पे यहां भी टैक्स देगा, नहीं, डबल टैक्स नहीं। तो इसीलिए अगर 15 लाख से ज्यादा यहां से भारत से उसने इनकम जनरेट की तो फिर उसको यहां का टैक्स देना पड़ेगा, और उसके 15 लाख से कम ठीक है चलेगा 100, उसके साथ साथ एंड है बीच में, ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, और नहीं है, अगर और होता तो या हो जाता, एंड है, एंड का मतलब है कि इसके अलावा ये भी, इसका मतलब मान लीजिए कि मैं हूं, जैसे मैं 120 दिन से कम रह रहा हूं लेकिन भारत में मैंने इनकम मेरी जो है वो 30 लाख जनरेट हो गई, तो भी मैं टैक्सेबल हूं, मैं एनआरआई नहीं कहलाऊंगा। अगर मेरा स्टे 150 दिन है, मेरा 7 लाख इनकम जनरेट हुआ भारत से, तो भी मैं एनआरआई नहीं कहलाऊंगा। मैं इसीलिए एनआरआई के अकॉर्डिंग ही इस डेफिनेशन को बनाया गया और चेंज किया गया। तो अब एनआरआई की डेफिनेशन यह है कि वो व्यक्ति जो कि भारत में रहता है 120 दिन से कम, उसके अलावा भारत से 15 लाख से कम तक की इनकम जनरेट कर रहा है, वो एनआरआई है, उससे ज्यादा वो इंडियन की कैटेगरी में आएगा और टैक्सेबल पर्पजेस से देखा जाएगा। खैर, एक चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं डोमिसाइल और रेजिडेंट का। देखिए जो डेफिनेशन है इसकी वो ये है कि एक परमानेंट होम है जहां पे वो व्यक्ति रहता है और उसका आगे भी वहीं रहने का प्लान है इंडेफिनिट पीरियड तक, अनिश्चित काल तक। वो आगे भी उस अनिश्चित काल तक वहीं पे रहना चाहता है, इंटेंशन उसकी यही। ये रेजिडेंस जैसा नहीं है भाई, रेजिडेंस अलग चीज है, रहना। जैसे मान लीजिए मेरा काम है बेंगलुरु में, अब मैं बेंगलुरु में रह रहा हूं लेकिन मेरा बेंगलुरु में रहने का इरादा नहीं है, वर्क फ्रॉम होम होता है तो मैं बेंगलुरु थोड़ी रहूंगा, मैं चला जाऊंगा अपने घर में, जयपुर रहूंगा। तो इसी को कहते हैं रेजिडेंस। लेकिन डोमिसाइल, अगर मैं बेंगलुरु में रहा और मैं रहना चाहता हूं, मुझे पसंद आ गया, मैं वहां रहना चाहता हूं अनिश्चित काल तक, तो बेंगलुरु मेरा डोमिसाइल भी हो जाएगा। इसी को डोमिसाइल कहते हैं। डोमिसाइल को दो प्रकार से हम लोग बांटेंगे, एक डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन होगा, एक डोमिसाइल ऑफ चॉइस होगा। डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि जो उसके बर्थ की वजह से, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो किसी इंडिविजुअल को मिला हो, जो किसी भी इंडिविजुअल को उसके जन्म के साथ उसे मिला हो, उसे डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन कहेंगे। जैसे हमारा जन्म यहाँ जयपुर राजस्थान में हुआ तो हम क्या कहलाएंगे, एट द टाइम ऑफ बर्थ आई वॉज इन जयपुर, और जो डोमिसाइल मेरा है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के अकॉर्डिंग, ओरिजिन के अकॉर्डिंग मेरा डोमिसाइल यही है, और मैं इसी को कैरी फॉरवर्ड करता हूं तो मेरा डोमिसाइल यही का रहेगा। डोमिसाइल ऑफ चॉइस, डोमिसाइल ऑफ चॉइस है एनिमस मेनेंडी, दैट इज लैटिन फॉर स्टेट ऑफ माइंड। अब इतनी फ्रीडम तो होनी चाहिए ना इंडिविजुअल को कि उसको अगर कोई एक जगह नहीं रहना, दूसरे जगह रहना है, तो फिर वो वहां जाके रह सकता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, दिल्ली में उसका जन्म हुआ लेकिन वो रहना चाहता कलकत्ता है, तो ठीक है, वो डोमिसाइल ऑफ चॉइस है उसका। तो ये है डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, बर्थ की वजह से, डोमिसाइल ऑफ चॉइस स्टेट ऑफ माइंड, या हम बोले एनिमस मेनेंडी की वजह से, इसको हम लोग कहते हैं।
ये अंतर है इसमें। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट सुन लीजिए। प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोमिसाइल इज यूज्ड टू कन्वे द आइडिया ऑफ इंटेंशन टू रेजाइड परमानेंटली। अगर मेरा स्टेट ऑफ माइंड है, अगर मेरा स्टेट ऑफ इंटेंशन ये है कि मैं किसी एक जगह परमानेंटली रहना चाहता हूं या एक अनिश्चित काल तक रहना चाहता हूं, जिससे कि मेडिकल सुविधाएं हुई, मेडिकल फैसिलिटीज हुई, या फिर मैं बोलूं कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हुए, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, वो उसके बेनिफिट्स मुझे लोकल स्टेट के मिल सके, तो वो मेरा डोमिसाइल कहलाएगा। जैसे कई बार ये होता है कि जैसे एक कोई भर्ती निकली JEN की, जूनियर इंजीनियर की, राजस्थान के डोमिसाइल की डिमांड है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो व्यक्ति राजस्थान का होना चाहिए या फिर यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप प्रैक्टिस हो रही है, नहीं, कोई भी हो सकता है भारत का नागरिक जो राजस्थान में लंबे समय तक, अनिश्चित काल तक रहने का विचार किया है और जो राजस्थान में अभी रह रहा है, ये है डोमिसाइल। और यही वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। लेकिन इसका डोमिसाइल का मतलब ये नहीं है कि हम लोग डुअल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। आशा करता हूं आपको ये पसंद आया हो और आपको सारी चीजें क्लियर हुई हो। NRI कौन है, OCI कार्ड होल्डर्स कौन है, एंड पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, डायस्पोरा किन्हें कहते हैं और क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे CAA 2019 के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, NRC एंड नेशनल रजिस्टर, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसके बारे में। इसको लेके बहुत बवाल हुआ था, बवाल क्यों था और कहां पे गवर्नमेंट सही है, कहां पे लोग सही हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे बहुत ही डिटेल में। तो अगला लेक्चर तो और भी अमेजिंग होने वाला है। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।